हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ साइंस एंड टेक वीकली बाय प्रेप आईएएस। और यहाँ हम मेजरली 4 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला गामा रे बस्ट, नौका मॉड्यूल ऑफ रशिया, फिर मंकी पॉक्स और उसके बाद फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स इन द सुपर फ्लूइड हीलियम। सबसे पहले हम देखते हैं गामा रे बस्ट। इस टॉपिक को बेसिकली हम यहाँ 5 डायमेंशंस में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। न्यूज में क्यों, गामा रेस क्या होती है, गामा रे बस्ट क्या होता है, लॉन्ग और शॉर्ट गामा रे बस्ट क्या होते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। अभी हाल ही में नासा के एस्ट्रोनॉमर्स ने और रिसर्चर्स ने स्पेस बेस्ड फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप की हेल्प से एक इवेंट जिसको गामा रे बस्ट कहते हैं को नियर अबाउट 1 सेकेंड तक ऑब्जर्व किया। ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन तक या वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तक अकर होने वाला एक इवेंट। अब इससे पहले हम गामा रे बस्ट की बात करें, सबसे पहले हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली गामा रेज होती क्या। अगर गामा रेज की हम बात करें तो ये कॉस्मिक रेज में सबसे ज्यादा और हाईली एनर्जाइज्ड रेज होती है, यानी कि इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है और अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर इनको धरती तक आने नहीं देता है, जिसकी वजह से अपर एटमॉस्फेयर में सभी के सभी जो गामा रेज हैं ये गामा रेज बेसिकली एब्सॉर्ब हो जाती है। अगर अर्थ पर इनके प्रोडक्शन की बात करें तो ये सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। उसके साथ साथ कुछ रेडियो एक्टिव डिके होते हैं जिसकी वजह से भी हमारी जो गामा रेज है वो गामा रेज बेसिकली प्रोड्यूस होती है। अगर स्पेस में इनके प्रोडक्शन की बात करें तो स्पेस में जितने भी एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स हो गए, पल्सर्स हो गए, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स हो गए, या जो ब्लैक होल्स के आसपास के जितने रीजन्स हो गए, वहां से बेसिकली दे एक्ट एज द सोर्स ऑफ द गामा रेज। तो अब गामा रे बस्ट बेसिकली होता क्या है। जब हम गामा रे बस्ट की बात करें तो गामा रे बस्ट एक तरह का पावरफुल इवेंट होता है जो स्पेस में अकर होता है, और इनकी जो ड्यूरेशन होती है, द ड्यूरेशन इज समथिंग व्हिच इज ओनली फॉर फ्यू सेकंड्स, फॉर वेरी फ्यू सेकंड्स दे आर द वन व्हिच आर अकरिंग इन द स्पेस। और इनको अगर देखा जाए तो कई बिलियन लाइट ईयर्स के बाद इसको डिटेक्ट किया जाता है। अब अगर एक लाइट ईयर की बात करें तो एक लाइट ईयर से हमारा मतलब लाइट द्वारा 1 साल में ट्रेवल किए गए डिस्टेंस से होता है, जो करीबन 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स के आसपास होता है। अब रिसर्चर्स गामा रे बस्ट को बेसिकली 2 कैटेगरीज में यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं, लॉन्ग गामा रे बस्ट और शॉर्ट गामा रे बस्ट। अगर हम यहाँ पर लॉन्ग गामा रे बस्ट की बात करते हैं तो वो किसी भी जो मैसिव स्टार होता है उस मैसिव स्टार के डिके से एसोसिएटेड होता है। मैसिव स्टार का मतलब एक स्टार जिसका मास सन के मास से भी कहीं ज्यादा होता है। जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसकी जो कोर है वो सडनली कोलैप्स कर जाती है, यानी कि जो फ्यूजन प्रोसेस है वो फ्यूजन प्रोसेस जब स्टॉप हो जाती है तो जो उसकी कोर है वो सडनली कोलैप्स कर जाती है और ये फाइनली यहाँ पर ब्लैक होल को फॉर्म कर देती है। फाइनली जो है जो ये यहाँ पर ब्लैक होल को फॉर्म कर देती है। तो यानी कि ब्लैक होल की अगर हम बात करें तो ब्लैक होल रेफर्स टू अ पॉइंट इन स्पेस वेयर द मैटर इज सो कंप्रेस्ड टू क्रिएट अ ग्रेविटी फील्ड फ्रॉम विच इवन द लाइट कैन नॉट एस्केप। यानी कि ब्लैक होल की अगर ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है, अपनी ग्रेविटी के अंदर वो खुद को इतना कंप्रेस कर लेता है कि जो लाइट की रेज है वो लाइट की रेज भी वहां से नहीं निकल पाती है। तो ड्यूरिंग द डेथ ऑफ अ स्टार ये जो गामा रे बस्ट है, ये लॉन्ग गामा रे बस्ट है, इनको ऑब्जर्व किया जाता है। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पर शॉर्ट गामा रे बस्ट की बात करें तो शॉर्ट गामा रे बस्ट जो है जब तो शॉर्ट गामा रे बस्ट तब ऑब्जर्व किया जाता है जब न्यूट्रॉन स्टार, बेसिकली ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार को बाइनरी सिस्टम बोला जाता है। तो जो न्यूट्रॉन स्टार है वो न्यूट्रॉन स्टार कई ईयर्स तक आपस में एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और फाइनली दे आर द वन विच कोलाइड विद ईच अदर। तो न्यूट्रॉन स्टार की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन स्टार जब आपस में एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और एक दूसरे के साथ यहाँ पर कोलाइड कर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो शॉर्ट गामा रे बस्ट है वो शॉर्ट गामा रे बस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। अब इस इवेंट की अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट हैज हेल्प्ड टू रिजॉल्व द लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज विच आर रिलेटेड टू द गामा रे बस्ट। और कहीं ना कहीं ये साइंटिस्ट को और रिसर्चर्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है
कि किस तरह से हम यहाँ पर रीएनालाइज कर सकते हैं इस प्रकार के सभी इवेंट्स को। So with this we end this topic and we will start off with the second topic and that is the Nauka module of Russia. अभी हाल ही में रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने अपना अब तक सबसे बड़ी बिगेस्ट जो स्पेस लेबोरेटरी है उस लेबोरेटरी को मॉड्यूल को लॉन्च किया। उसका नाम इन्होंने नौका रखा। नौका इन रशियन बेसिकली मीन्स साइंस और इस नौका मॉड्यूल को उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा। ठीक है। अर्लियर यू सी 4 एस्ट्रोनॉट्स वर द वन which were launched to International Space Station from Florida as a part of the NASA collaboration with the SpaceX, that is the private venture of Elon Musk. Okay, basically एक तरीके का commercial crew program. So this mission is known as the mission on which they actually collaboratively sent those astronauts was the one which was known as Crew 2. अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स जाके रिजाइड कर सकते हैं और यहाँ पर मेजरली एक्सपेरिमेंटेशंस जो है वो कैरी आउट किए जाते हैं। वो एक्सपेरिमेंटेशन जो अर्थ पर नहीं कैरी आउट किए जा सकते, जैसे बहुत सारी डिजीजेस से रिलेटेड, आर्थराइटिस से रिलेटेड, उसके साथ साथ बहुत सारे सुपर कंडक्टिविटी रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स है उनको कैरी आउट किया जा सकता है, जिसके लिए या तो माइक्रोग्रेविटी की जरूरत होती है या जीरो ग्रेविटी की जरूरत होती है, जो कि अर्थ पे हमें इस प्रकार का जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। तो अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो ये मेजरली 5 स्पेस एजेंसीज का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें नासा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके अलावा जाक्सा जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और उसके साथ साथ रोसकॉस्मोस ऑफ रशिया जो है इन्वॉल्व है। अब अगर इस स्पेस स्टेशन की बात करें तो ये स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट जो है, जो करीबन अर्थ से नियर अबाउट 400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ पे ये लोकेटेड है और टाइम टू टाइम यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके एस्ट्रोनॉट्स की टीम जाती रहती है, अपने एक्सपेरिमेंटेशन को करती है एंड दे रिटर्न टू लाइक ऑन अर्थ। अब अगर और कुछ स्पेस स्टेशन की यहाँ पर बात करें तो इंडिया भी अपना 2030 तक एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो प्लान कर रहा है, जिसके बाद यूएस, रशिया और चाइना के बाद इंडिया विल बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू ज्वाइन दिस एलीट क्लब। इसके अलावा अगर चाइना की बात करें तो चाइना हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इट्स प्रोग्राम ऑफ स्पेस स्टेशन विद द नेम पिनहार। तो चाइना ने अपना जो ये मॉड्यूल है इसको लॉन्च कर दिया और 2022 के लास्ट तक चाइना का एम है कि हम इसको यहाँ पर कंप्लीट कर दें। तो अगर इस नौका मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि रशियन में नौका का मतलब होता है साइंस, तो रशिया का अब तक सबसे एम्बिशियस रिसर्च फैसिलिटी है जो रशिया ने स्पेस में यहाँ पर प्रोजेक्ट की है। उसके साथ साथ इसको ऑर्बिट में भेजने के लिए उन्होंने जो प्रोटॉन रॉकेट है उस प्रोटॉन रॉकेट की हेल्प ली है और ये बेसिकली इट इज लाइक अमंग द फैमिली ऑफ रॉकेट्स इन रशिया। रशिया की अब तक सबसे पावरफुल स्पेस इन्वेंट्री का ये एक रॉकेट है और इसको करीबन 8 दिन के आसपास अभी लगेंगे जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाएगा। अब अगर इस नौका मॉड्यूल की सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो है यहाँ पर जो हैबिटेबल वॉल्यूम है उसको 70 क्यूबिक मीटर और बढ़ा देगा। जितनी भी हमारी हैबिटेबल वॉल्यूम है उसको 70 क्यूबिक मीटर तक और यहाँ पर बढ़ा देगा। कॉस्मोनॉट्स, बेसिकली जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये यूएस की टर्मिनोलॉजी है, कॉस्मोनॉट्स जो है वो यहाँ पर रशियंस की टर्मिनोलॉजी है। तो जो कॉस्मोनॉट्स हैं वो इस एक्स्ट्रा स्पेस का यूज एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करने के लिए करेंगे और अपना जो कार्गो है उस कार्गो को स्टोर करने के लिए करेंगे। नौका के साथ साथ वहां पे एक नई साइंस फैसिलिटी है वो भी शुरू की जाएगी। डॉकिंग पोर्ट और स्पेस वॉक और एयरलॉक फॉर द फ्यूचर ऑपरेशंस आर द वन व्हिच कैन आल्सो बी टेस्टेड। अभी तक अगर देखा जाए 20 साल तक करीबन हम माइक्रोग्रेविटी में बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको कैरी आउट कर रहे हैं।
जो अर्थ पर पॉसिबल नहीं थे। और इस मॉड्यूल को लॉन्च करने के साथ साथ वी आर द वन हु वुड बी इन अ कंडीशन टू ऑगमेंट द ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नौका मॉड्यूल ऑफ रशिया। उसके अलावा हाल ही में न्यूज में मंकी पॉक्स का जिक्र देखने को मिला है। यहाँ पर हम इसका 5 डायमेंशंस में एनालिसिस करेंगे। वाई इन न्यूज, आउटब्रेक्स, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन और इसका ट्रीटमेंट और वैक्सीन क्या हो सकता है। अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्टेड अ सर्विलेंस प्रोग्राम ऑन द पीपल हु वर ट्रैवलिंग टू यूएस फ्रॉम नाइजीरिया। जो लोग नाइजीरिया से यूएस आ रहे थे उन पर यूएस ने अभी हाल ही में सर्विलेंस प्रोग्राम शुरू किया और कहीं ना कहीं उसका जो एप्रीहेंशन था दैट वाज एसोसिएटेड विद दिस मंकी पॉक्स। अगर मंकी पॉक्स की हम बात करें तो मंकी पॉक्स बेसिकली जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती है जो एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है और ये एक तरीके की पॉक्स की तरह डिजीज है जो कि मंकीज में बेसिकली देखने को मिलती है, इसीलिए इसका जो नाम है यहाँ पर मंकी पॉक्स रख दिया गया। और इस मंकी पॉक्स को कॉज करने वाले वायरस का नाम भी यहाँ पर मंकी पॉक्स वायरस है। और ये मंकी पॉक्स वायरस जो है बेसिकली एक तरीके का नेचुरल होस्ट है। नेचुरल होस्ट का मतलब इट इज अ नेचुरल होस्ट ऑफ द वायरस विच एक्चुअली टेंड्स टू रिमेन अनडिफाइंड। अब अगर इस मंकी पॉक्स वायरस की यहाँ पर हम बात करें तो ये जो मंकी पॉक्स वायरस है ये जनरली मंकीज में भी देखने को मिलता है, एप्स में भी देखने को मिलता है और उसके साथ जो रोडेंट्स हैं रोडेंट्स की एक वैरायटी में भी देखने को मिलता है, जिसमें खास तौर पर रैट्स होते हैं। रैट्स के साथ साथ स्क्विरल्स यानी कि गिलहरी और उसके साथ साथ रैबिट्स हैं, वो रैबिट्स में भी ये देखने को मिलता है। अब अगर इसके आउटब्रेक की बात करें तो सबसे पहले इसका आउटब्रेक 1958 में ऑब्जर्व किया गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में और ह्यूमंस में इसका पहली बार इंपैक्ट 1970s में देखने को मिला। 2017 में नाइजीरिया ने करीबन इसका एक बहुत ही आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट आउटब्रेक देखने को मिला, जिसमें इट वाज एन इवेंट विच अकर्ड नियर अबाउट 40 years आफ्टर द लास्ट कंफर्म केस। अब ऐसे में ये जो डिजीज है अब नाइजीरिया के साथ साथ बहुत सारे वेस्ट और जो सेंट्रल कंट्रीज है, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पर देखने को मिली। अब इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में जनरली रैशेज आर सीन और ये रैशेज कुछ इस तरह से लगते हैं जैसे कि हमारे जो चिकन पॉक्स है वो चिकन पॉक्स के रैशेज होते हैं। बट इसके साथ साथ यहाँ पर इसमें फीवर भी देखने को मिलता है। फीवर के साथ साथ यहाँ पर एक हेड पेन या आप कह सकते हैं हेडेक भी देखने को मिलता है। और जनरली यहाँ पर अगर हम फीवर की बात करें या इन सिम्टम्स की बात करें तो मंकी पॉक्स में ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर है इफ वी कंपेयर इट विद द चिकन पॉक्स सिम्टम्स। अगर इस डिजीज की अर्ली स्टेज की बात करें तो इसको हम मंकी पॉक्स को बेसिकली स्मॉल पॉक्स से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो लिम्फ ग्लैंड है हमारी, दिस लिम्फ ग्लैंड इज समथिंग which becomes very big in size and this enlargement of the lymph gland is the one which it depicts basically like distinguish itself from the smallpox। अब अगर इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो पहला जो इसके प्राइमरी ट्रांसमिशन है वो है कॉन्टैक्ट थ्रू ब्लड या ब्लड रिलेटेड फ्लूइड या आप ब्लड या बॉडीली फ्लूइड जो हमारे बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं, उसके साथ साथ जो हमारा म्यूकस होता है इन्फेक्टेड एनिमल्स का उससे भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर हम इनएडिक्वेटली अनकुक्ड मील्स हैं उनको कंज्यूम करते हैं तो भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी यहाँ पर पॉसिबल है मंकी पॉक्स का। अब अगर इसकी वल्नरेबिलिटी की बात करें तो यानी कि हर 10 में से एक आदमी जिसको मंकी पॉक्स हुआ है उसका डेथ रेट है, यानी कि हर 10 में से एक आदमी यहाँ पर मंकी पॉक्स से मर रहा है।
अगर इसके ट्रीटमेंट और वैक्सीन की बात करें तो अभी तक इसकी कोई भी ट्रीटमेंट या वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं। पहले एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को देखा जाता था कि 85% ऑफ एफिकेसी वाज सीन, बट बाद में जो है इट वाज द वन which was also seen less effective in treating the monkeypox as the symptoms were more severe। अभी तक यहाँ पर मंकी पॉक्स के जो ग्लोबल स्प्रेड है उसको मैनेज करने के लिए कोई भी सिस्टम हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मंकी पॉक्स। नेक्स्ट we will talk about few electron bubbles in a superfluid helium gas. We will try to observe it from 4 dimension, why in use, electron bubble क्या होता है, few electron bubble क्या होता है और इससे associate decipher phenomenon क्या होता है। अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर की कुछ साइंटिस्ट ने फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स जो है वो डिटेक्ट की है एक सुपरफ्लूइड हीलियम गैस में। अब हीलियम की अगर आप बात करें तो हीलियम आपको पता है, हीलियम इज द वन विच इज एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 2 एंड इट वाज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय सर विलियम रैमसी and he was the one who predicted about the existence of helium in something around 1895. It is a colorless, odorless, tasteless, non-toxic, inert as well as a monoatomic gas। ठीक है, अब अगर हम नोबल ग्रुप की बात करें तो उसमें पहला एलिमेंट ही हमारा हीलियम होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है उस जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें सबसे कम यहाँ पर होता है। ठीक है, अब हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन बबल जो है वो इलेक्ट्रॉन बबल होता क्या है। ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन बबल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बबल इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एम्प्टी स्पेस। इट इज एन एम्प्टी स्पेस which is created around a free electron in any cryogenic gas। क्रायोजेनिक का मतलब लो टेम्परेचर। इन एनी क्रायोजेनिक गैस और लिक्विड सच एज नियॉन और हीलियम। ठीक है, अब अगर इनकी साइज की बात करें तो साइज इनका बहुत कम होता है, नियर अबाउट 2 नैनोमीटर के आसपास एक इलेक्ट्रॉन बबल जो है उसका यहाँ पर साइज होता है और इस इलेक्ट्रॉन को हम सुपर फ्लूइड में इंजेक्ट करते हैं और यू कैन से an electron injected into a superfluid form of helium, it creates a single electron bubble which is basically a cavity that is free of helium atoms and contains only the electrons। ठीक है, अब इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं सुपरफ्लूइडिटी। अब अगर हम सुपरफ्लूइडिटी की बात करें तो सुपरफ्लूइडिटी एक तरह का फ्रिक्शनलेस फ्लो है एंड अदर एक्सोटिक बिहेवियर which is generally observed in liquid helium at temperature something around -273 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सुपरफ्लूइडिटी जो है एक तरीके का फ्रिक्शनलेस फ्लो है जो कि लिक्विड हीलियम में नियर अबाउट -273 डिग्री सेल्सियस पर देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन बबल बेसिकली एक ऐसा स्पेस है जो इलेक्ट्रॉन के आसपास, फ्री इलेक्ट्रॉन के आसपास क्रिएट हो जाता है जनरली किसी भी क्रायोजेनिक लिक्विड में या किसी भी क्रायोजेनिक गैस में, जैसे कि नियॉन या हीलियम में। उनका टिपिकली साइज अगर देखा जाए तो वो 2 नैनोमीटर के आसपास होता है। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को किसी सुपरफ्लूइड फॉर्म ऑफ हीलियम गैस में इंजेक्ट करते हैं तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बबल यहाँ पर क्रिएट कर देता है। अब हम बात करते हैं फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल की। जब हम फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल की बात करें तो फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल आर बेसिकली नैनोमीटर साइज cavity which are generally seen in helium which is just containing a few electrons, just containing a handful of few electrons or handful electrons। अब ऐसी सिचुएशन में जो हमारे फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल है, this few electron bubble forms a very interesting system that has both electron and electron interaction as well as electron and surface interaction। तो करीबन अगर हम फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स की बात करें तो ये 15 मिली सेकेंड्स तक हमारे पास स्टेबल देखने को मिलते हैं
और अब अगर इनकी बात करें तो ये जो रिसर्चर्स हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प द रिसर्चर्स टू ट्रैप देम एंड स्टडी अबाउट देम इन अ नंबर ऑफ इवेंट्स सच एज डेसाइफर फिनोमेना। अब डेसाइफर फिनोमेना क्या होता है? डिसाइफर फिनोमेनन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे फिनोमिनन्स होते हैं जो फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स बेसिकली बहुत सारे ऐसे फिनोमिनन्स होते हैं जिसमें फ्यू इलेक्ट्रॉन बबल्स कैन बेसिकली हेल्प द साइंटिस्ट इन डिसाइफरिंग सच एज टर्बुलेंट फ्लो इन सुपर फ्लूइड्स। ये जो सुपर फ्लूइड्स है उसमें टर्बुलेंट फ्लो क्यों होता है, और उसके साथ साथ जो विस्कस फ्लूइड्स होते हैं उनमें टर्बुलेंट फ्लो क्यों होता है, और जो सुपर फ्लूइड हीलियम है उस सुपर फ्लूइड हीलियम में जो हीट है उस हीट का फ्लो यहाँ पर क्यों होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन बबल्स इन द superfluid helium gas. With this, we'll end the session for the day, and we'll meet in the next Science and Tech bulletin on the very next week.